अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज बजट की ये खुसूसी ट्रांसमिशन है। आज बजट पेश किया गया। वफाकी हुकूमत ने 17,600 अरब रुपए हुजम का पेश कर दिया। बजट गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 18.9 खरब रुपए के बजट के मुकाबले में 7% या 1.3 खरब रुपए कम है। मौजूदा माली साल के बजट में हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए लगाया गया था, जबकि वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 10,300 अरब रुपए की मुतवक्के थी, जबकि आइंदा माली साल के लिए वफाक के अखराजात 17,573 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह वफाक की जो आमदनी है वो 11,072 अरब रुपए होगी, यानी बजट का खसारा GDP के तकरीबन 3.9% यानी 6,500 अरब रुपए की तवक्को है। रवा साल के बजट जो है वो खसारा GDP का वो 6.9% था। रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस जो है GDP का 1% तजवीज़ किया गया था, जो आइंदा साल के लिए GDP का 2.4% है। इस बजट को हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा था। ये बजट पाकिस्तान की मईशत के मौजूदा चैलेंजेस, IMF के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत के फाइनेंशियल जो अहदाफ हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जबकि PTI ने अदाद व शुमार पर एतराज़ात उठाए हैं। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 4 का हदफ तकरीबन 4.2% रखा है, जो कि रवा माली साल 3.6% रखा गया था। गुज़श्ता रोज़ पेश होने वाले इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक 2.7% ये ग्रोथ रेट रहा, जिस पर हुकूमत से सख्त सवालात किए जा रहे हैं। मौजूदा साल में महंगाई की शरह में नुमाया कमी देखने में आई, जो इस वक्त जो है 4.7% पर मौजूद है। इसमें दोबारा इजाफे का इम्कान है। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 7.5% तक जा सकती है। आइंदा माली साल के लिए FBR के महसूलात का तखमीना जो है वो 14,131 अरब रुपए है, जो कि रवा माली साल से 18% ज़्यादा है, जिस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा। क्या ये सिर्फ हदफ ही मुकर्रर किया गया या इसको हासिल करने की कोई हिकमत अमली भी बनाई गई है, क्योंकि रवा माली साल के लिए FBR की जो टैक्स की वसूलियों का हदफ था 12,900 अरब रुपए रखा गया था, जिसको बाद में कम करके 12,334 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन ताहाल उसमें 1,000 अरब का शॉर्ट फॉल मौजूद है। दूसरी जानिब हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी की है। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। इसी तरह 22 लाख तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% करने की तजवीज़ है, और उसके अलावा 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह कम करके 23% रख दी गई है। हुकूमत ने नए टैक्स इकदामात भी मुतारिफ करवाने का मनसूबा बनाया है, जिसमें नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया गया। नॉन फाइलर से GST को 18% से बढ़ाकर 20% करने, जबकि बैंक से 50,000 रुपए से ज़्यादा कैश निकालने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने का इम्कान है। इससे टैक्स नेट को बढ़ाने और रेवेन्यू हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बजट 2025 में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब प्लाट्स और घरों की मुंतकिली यानी इंतकालात पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने की तजवीज़ है। 2025-26 बजट में जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ है, जबकि जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की 3.5% शरह कम करके 2% करने की तजवीज़ है। प्लाट्स और घरों की मुंतकली पर, जिस तरह मैंने पहले कहा, 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने की तजवीज़ है, जबकि इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर जो ड्यूटी थी 4% से कम करके 1% कर दी गई है। रवा साल वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा तकरीबन 7,400 अरब रुपए रखा गया था, जो आइंदा साल 8,200 अरब रुपए रखा गया है। इसी तरह वफाकी बजट में दिफा के लिए गुज़श्ता साल 15% इजाफा करके 2,122 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो आइंदा साल 20% इजाफे के बाद 2550 अरब रुपए किए गए हैं। माहौलियाती तब्दीली के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि चंद माह पहले अपने एक बयान में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि 2030 तक पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के लिए 348 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। आइंदा साल बजट में कर्ज पर जो सूद की अदायगियाँ हैं उसके लिए 8,000
207 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آخرکار یہ بجٹ پاکستانی معیشت کے سامنے موجود چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اہم اقدامات پر مشتمل ہے۔ اس میں عوامی بوجھ میں اضافے اور مالیاتی پالیسیوں کی درستگی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ حکومت کا مقصد معیشت کو مستحکم کرنا اور مالی خسارے کو کم کرنا ہے، لیکن ان اقدامات کا اثر عوامی سطح پر مختلف ہو سکتا ہے۔ ان فیصلوں کو درست طریقے سے نافذ کیا جائے تو یہ معیشت کی بہتری کی طرف ایک قدم ثابت ہو سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی عوامی رد عمل اور سیاسی عوامل بھی جو ہیں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں آگے چل کر جوائن کریں گے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، بڑی گرپ ہے ان کی اکانومی پہ۔ بلال اظہر کیانی صاحب جو ہیں وہ وزیر مملکت برائے ریلویز ہیں، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں گے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے معروف اکانومسٹ سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو شروعات اسی سے کریں گے کہ آپ کو بجٹ لگا کیسے؟ کیا ایک بیلنس بجٹ تھا؟ اس سے بہتر پیش ہو سکتا تھا یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارے فائنانس منسٹر نے 2 گھنٹوں سے زیادہ بڑے ڈیٹیل میں بجٹ پیش کیا، مگر ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان کا جو شرح نمو ہے خاص طور پہ اس سال ہم مشکل سے 2.7% کر پائے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹا کی فریڈم استعمال کی گئی ہے۔ تو اس میں جو سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ آپ کا جو بڑے میجر کراپ سیکٹر، یعنی کہ جو بڑے ہمارے کراپس ہیں، اس سیکٹر میں شرح نمو -13.5%، حیرت انگیز۔ اور دوسری طرف جو ہمارا لارج سکیل مینوفیکچرنگ، یعنی کہ جو بڑے صنعتی ادارے کا سیکٹر ہے، اس میں -1.5%۔ اس کے باوجود حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ 2.7% ہے، کبھی اور اس پہ بات کر لیں گے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو 4.2% ہوگا، جب ملک کے 2 سب سے اہم سیکٹر میجر کراپس اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ منفی جا رہے ہیں۔ تو فوکس ان دا بجٹ شوڈ ہیو بین ویری ویری کلیئرلی سیکٹر اسپیسیفک، ہاؤ ٹو ریوائیو انڈسٹری اینڈ ہاؤ ٹو ریوائیو ایگریکلچر۔ یہ ایک بہت بڑا رجحان بہت ضروری تھا۔ دوسرا رجحان تو بہت ضروری تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ورلڈ بینک نے اعداد شمار پیش کیے ہیں کہ پاکستان میں غربت کا پیمانہ جو ہے وہ 45% ہو چکا ہے۔ یہ میں فگر اپنے انالیسس سے کچھ دن پہلے دے چکا تھا، اب ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے 45%، اور کوئی تقریباً 6-7 سال پہلے یہ 32% تھا۔ اس وقت ملک میں تقریباً 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کے نیچے لائن پہ جا چکے ہیں۔ تو ریلیف کا پیمانہ بجٹ میں نمایاں طور پر ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا، تیسرا پہلو بہت اہم، کہ اس چیز کو حاصل کرنا، انڈسٹری ایگریکلچر کے ریوائیول کو انسینٹیوز دینا اور غریب طبقے کو سوشل پروٹیکشن دینا، اس سب کے لیے ریونیوز میں نمایاں طور پہ اضافے کی ضرورت تھی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ملک کے اشرافیہ ہیں وہ سیکٹرز کو آپ نے چھوا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس پروونسز کو لانا تھا، اس کا ذکر تک نہیں آیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ دوسرا، آپ کا جو سب سے بڑا شعبہ ہے ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ، جس کے پچھلے سال یعنی کہ یہ سال جو ختم ہو رہا ہے اس میں آپ تاجر دوست اسکیم لائے جو کہ بہت بری طرح سے فیل ہوئی، تو اس کو ٹھیک کیا کرنے والے تھے آپ؟ اس کے بارے میں آپ کو کلیئر کٹ اسٹریٹجی بتانی چاہیے تھی اور ایکشنز۔ اور تیسرا، پراپرٹی سیکٹر جو تقریباً 6 ٹیکسز ہیں اس پر، اور ٹوٹل کلیکشن تقریباً 300 ارب ہے، کل
कुल पूरे इकोनॉमी में उस सेक्टर ग्रोसली अंडर टैक्स्ड। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज हमारे इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटीज़ में इतनी तब्दीली आ गई है कि प्रॉपर्टी पे लोग बनिस्बत सनतों के 2 गुना से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं घरों पर। अब ये इन्वेस्टमेंट इज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव। आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ कब जाएंगे जब आपके सनती सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इस साल 25 साल पहले से रियल टर्म्स में कम है। ये हाल हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की आपने बात की और 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स की जानिब आपने इशारा किया कि बजट में ये एड्रेस होना चाहिए था, लेकिन जो असल सवाल है वो ये है कि जो हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, और सख्ती से ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, लग रहा नहीं है कि गवर्नमेंट उस जानिब फिलहाल जाने का इरादा रखती है। क्या ये कब तक ये सिचुएशन हम अफोर्ड कर सकेंगे? और साथ में फिर ये दावा करना कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो लग रहा तो नहीं है कि आखिरी प्रोग्राम होगा। जी, मुझे अफसोस से यही कहना पड़ता है। मैंने इशारे आपको दिए 2-3 कि हमारे जो की सेक्टर्स हैं उनमें ग्रोथ प्रोसेस को किस तरह रिवाइव करें, हमारा टैक्स बेस को किस तरह ब्रॉडन करें, हमारे जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको किस तरह कम करें। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, दिस बजट मार्जिनल टिंकरिंग हियर एंड देयर है बस। देयर आर नो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट वर प्रेजेंटेड कि DNA इकोनॉमी का बदल जाएगा। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हमारी ज़िंदगी गुजरी है बजट पे स्टडी करने की। दिस बजट विल नॉट लीड टू अ चेंज इन द DNA इन द इकोनॉमी। इसके लिए मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। मैंने इशारा किया टैक्सेशन साइड पर। अब आप ये सोचिए कि सनती शोबे हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग बिकॉज इट कैरीज ए टैक्स बर्डन 4 times द बर्डन ऑफ द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। कब तक इस तरह चलेगा? और इन्वेस्टमेंट उसकी 25 साल से कम हो चुकी है। जो हमारा हिस्टोरिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर वाज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, 5.5 से 6.5%। अब ये -1.5 पे चले गया है। सर वो 3 सालों से, तकरीबन 3 सालों से ना डॉक्टर साहब माइनस में जा रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जी, पिछले 5 साल में ग्रोथ रेट एवरेज 1.5% रहा है सनती शोबे का, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इस साल आपको एक अच्छी खुशी की बात सुना दूं आपको। जी माशाल्लाह, आपको अंदाजा है कि इस साल फास्टेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है? आपको अंदाजा है? जी डॉक्टर साहब बताइएगा। Electricity generation and distribution, gas distribution and water supply has shown a growth rate of 28.8% real terms में, जबकि according to the PBS there has been a decline in prices significantly, और प्रोडक्शन जो कंजम्पशन है बिजली की उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। तो काइंडली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं PBS से कि बता दें कि 28.8% तारीख का सबसे बुलंद ग्रोथ रेट कैसे हो गया, और ये तकरीबन 1/3 ऑफ द टोटल ग्रोथ रेट है। तो ये हट गया तो ग्रोथ रेट 1.8 पे आ जाता है। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है? जी बताइए। मैं बताऊं? जी डॉक्टर साहब, जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी 10%। यानी कि गवर्नमेंट फैल गई है, कम होने के बजाय गवर्नमेंट फैल रही है। रियल टर्म्स में 10% आगे बढ़ चुकी है। ये हाल है आपके स्टैटिस्टिक्स का और आपके इकोनॉमी के परफॉर्मेंस का। तो 3 चीज़ें जो होनी चाहिए थी नुमाया तौर पर, सोशल प्रोटेक्शन, टैक्स ब्रॉडनिंग, एक्सपेंडिचर स्लाइसिंग एंड एक्सपेंडिचर कटिंग, करंट एक्सपेंडिचर, ये हमें नज़र बिल्कुल नहीं आया। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स,
in this budget. یہاں ٹنکرنگ وہاں ٹنکرنگ یہاں ٹنکرنگ، بس یہ ہے بجٹ میں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے بتائیے گا، بجٹ کا تو آپ نے پوسٹ مارٹم کر دیا اور جتنے مختصر وقت میں کیا تو آپ ہی اس کو جو ہے کر سکتے ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. روپے جو ہے وہ کیا آپ کو اگلے 3 سے 6 ماہ دباؤ میں نظر آ رہا ہے یا اسی طرح رہے گا، سٹیبل رہے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سال جو کاریگری میں بہتری آئی کہ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں جا کر ریمیٹنسز جو ہنڈی وغیرہ میں جاتے تھے ان کو پروکیور کر لیا، اور اس کے نتیجے میں 6 سے 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلے گیا. یہ اچیومنٹ تھا نو ڈاؤٹ، مگر اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ روپے کی قدر تقریباً مستحکم رہی ہے اور ہمارے ایکسپورٹرز کو بہتر انسینٹو نہیں ملا. اندازہ یہ ہے آئی ایم ایف کے کیلکولیشنز کے تحت، اب میں ایگزیکٹ فگر نہیں دوں گا اس لیے کہ مارکیٹ میں اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. آئی ایم ایف کی کیلکولیشنز کے تحت significant change is required in the exchange rate, and they have said that the central bank should try and operate a market-based exchange rate policy. بس. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بجٹ پر ان کا تجزیہ لیں گے آپ کے سامنے.